मित्रों, नमस्कार। आज एक बिल्कुल नई परिस्थिति को सोचते हुए आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। दरअसल दुनिया की परिस्थिति को आप समझ रहे हैं कि इस कोरोना और इससे सामने आने वाली स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आर्थिक सामाजिक जीवन में जो नई चुनौतियाँ पैदा हुई है, इसने सारी दुनिया में एक बात को बिल्कुल साफ तौर पर प्रसारित कर दिया है कि जो अब तक चला आ रहा था वो आगे नहीं चलेगा। लेकिन आगे क्या होगा, यह एक दूसरे प्रकार की चिंता का विषय है। यह इसकी चिंता में आज खास तौर पर वह पश्चिमी जगत जो अब तक अपने वर्चस्व को कायम किए हुए है, अपनी मर्जी से सारी दुनिया को चलाता रहा है, उसमें काफ़ी चिंता पैदा हो गई है। खास तौर पर आप सब जानते ही है कि ट्रंप की मानसिकता किस प्रकार से उसने इस कठिन घड़ी में दुनिया को किसी प्रकार का नेतृत्व प्रदान करने के बजाय खुद के देश पर अपने को केंद्रित किया, और साथ ही साथ किंतु वह यह भी चाहता है कि दुनिया उसके नेतृत्व को माने भी। वो चाहता है कि अपनी मर्जी से चलाए वो। ये जो ट्रंप की मानसिकता जो है, और जिस तरह से पिछले दिनों हमने अपने भारत के संदर्भ में देखा कि एक छोटी सी दवा के लिए उसने सरेआम भारत को धमकाने में कोई गुरेज नहीं किया, वैसे ही वो आज चीन को भी धमका रहा है। जबकि सब दुनिया जान रही है कि चीन की मदद इस लड़ाई में भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और उपयोगी भी साबित हो रही है। उसके बावजूद ट्रंप को यह कहने में कोई हिचक नहीं हो रही है जब वो कहते हैं कि यदि यह एक भूल थी तो एक दूसरी बात है, किंतु यदि इसमें किसी भी प्रकार का जानबूझ करके कुछ किया गया हो तो चीन को इसके परिणामों को भुगतना होगा। ये जो जानबूझ करके किया गया हो कि चर्चा ही उस मानसिकता को बताता है कि किस प्रकार से वो हमेशा धमका करके अपनी शक्ति के प्रदर्शन के जरिए सब कुछ हासिल करना चाहता है, जबकि दुनिया की परिस्थितियां वो बची नहीं है। खास तौर पर चीन का रुख जो है, जितनी स्थिरता के साथ वो इस सारे मामले में अपनी भूमिका अदा कर रहा है, वह अपने आप में एक बहुत ही दूसरा परिप्रेक्ष्य लोगों के सामने उपस्थित कर रहा है। और ट्रंप दूसरी ओर पेंडुलम की तरह डोल रहे हैं। कभी बिल्कुल चीन के प्रति जो है उदार और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, तो दूसरे ही क्षण जो है उसे वो धमकाने की बात करते हैं। जैसा कि हमने भारत के बारे में भी कहा कि भारत के हमारे प्रधानमंत्री जो उनके सबसे अच्छे मित्र, लेकिन एक सेकंड नहीं लगा ट्रंप को उनको धमकाने में कि प्रतिशोध के लिए तैयार हो जाइए। बहरहाल अभी दुनिया में इस बात की इन्हीं तमाम कारणों से भी खोज शुरू हो गई है कि यह कोरोना वायरस आखिर पैदा कैसे हुआ। क्या यह किसी प्रयोगशाला से शुरू हुआ, या यह एक मनुष्यों के जैविक विकास, प्रकृति के जैविक विकास के एक स्वाभाविक क्रम में ही इस प्रकार का एक वायरस तैयार हो गया है जो बहुत आसानी से मनुष्यों के बीच फैलता है और प्राणघाती भी साबित हो रहा है। इस पर काफ़ी खोज शुरू हो गई है, और जाहिर है कि जब तक इसके अंतिम निष्कर्ष नहीं आते हैं, तमाम प्रकार की अटकलबाजियाँ, वे सारी ताकतें जो किसी न किसी प्रकार के तनाव को पैदा करके अपना राजनीतिक लाभ हासिल करने की फिराक में रहती है, वे इसमें कई प्रकार की बातें करेंगे। अभी आज के टेलीग्राफ में उसकी एक रिपोर्ट भी है। बहरहाल मैं जिस बात को कह रहा था कि अभी इकोनॉमिस्ट का नया जो अंक आया है
उस अंक में काफ़ी विस्तार के साथ चीन की स्थिति कोरोना वायरस के संदर्भ में उसके तमाम पहलुओं पर विस्तार के साथ चर्चा की गई है। और यह चीन एक भारी चिंता का विषय बन गया है कोरोना के बाद की परिस्थिति में चीन की भूमिका को लेकर, क्योंकि पश्चिमी प्रभुत्व का बिखरता हुआ सिराजा आज सारी दुनिया के पूंजीवादी बुद्धिजीवियों के सामने एक बहुत बड़ी चिंता और चुनौती का विषय बन गया है। कई लेख है इकोनॉमिस्ट के इस अंक में, जिसका लुब्बे लुभाव ये है कि क्या चीन विजयी होगा, इस चाइना विनिंग, और इसके जियोपॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज क्या होंगे। और वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो भी दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि वो बहुत दुर्भाग्यशाली होगा। अर्थात अभी तक तो जो चल रहा था वह तो पूरी दुनिया के लिए बहुत सौभाग्यशाली चल रहा था, जहाँ इतनी विषमता, जहाँ इतने बड़े अनाज के भंडार के बावजूद दुनिया के बहुत से कोनों में लोग भूख की चुनौती से निपट रहे हैं, लड़ रहे हैं, वह तो बहुत ही सौभाग्यशाली रहा है। और आगे जो होगा, जब इनका वर्चस्व टूटेगा या टूटने की जो संभावना उनको नज़र आ रही है, उसे वे कह रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यशाली होगा। वो इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि जब ये कोरोना का पहला पहल वुहान में सामने आया तो कुछ लोगों ने कहा था कि यह चीन की कम्युनिस्ट नेतृत्व के लिए एक चोर्नोबिल क्षण होगा। वो चोर्नोबिल रिएक्टर रूस का, जिसमें लीकेज के बाद जो परिस्थिति बनी थी, कहते हैं कि रूस में सोवियत समाजवादी व्यवस्था के ढहने के पीछे वह भी एक मूल कारण था, एक बड़ा कारण था। बहरहाल थोड़े से दिनों बाद ही यह साफ हो गया कि वह सिर्फ एक कयास था, यह चोर्नोबिल क्षण चीन के कम्युनिस्ट नेतृत्व के, चीन की कम्युनिस्ट सरकार के लिए पैदा हो गया है। और जिस प्रकार की आज परिस्थिति बनी है उसमें चीन तो काफ़ी हद तक सामान्य स्थिति में आता चला जा रहा है। उसके कारखाने खुलने लग गए हैं और यहाँ तक कि कोरोना के प्रतिषेधक के तैयारी के मामले में भी चीन दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। बनिस्बत दुनिया के विभिन्न कोनों में जो तमाम प्रयोग चल रहे हैं उन सब में भी चीन की भागीदारी है। चीन ने ही जो पहला जीनोम तैयार करके, जीनोम मैप जो है इस कोरोना वायरस का तैयार करके सारी दुनिया को दिया, उसी के आधार पर सारे प्रयोग, सारे शोध कार्य चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो असल में क्या सता रहा है पश्चिम के बुद्धिजीवियों को, वे चिंतित है कि चीन इसे अपनी विजय के तौर पर सारी दुनिया के सामने प्रचारित कर रहा है। कोरोना उसके लिए एक विजय पताका की तरह है। और ऐसी परिस्थिति में उसकी वो जैसे कि हातिम ताई की तरह सारी दुनिया के देशों के मददगार के रूप में भी सामने आ रहा है। अब तक जो पश्चिम के देश अपने सामरिक और आर्थिक शक्ति के बल पर दुनिया की मदद के मामले में भी नेतृत्वकारी स्थिति में रहते थे और उन्होंने सहायता के जरिए अपनी राजनीति को जिस तरह से बढ़ाया, उसी के पर्सपेक्टिव में वे समझ रहे हैं कि चीन भी उसी रास्ते से अपने वर्चस्व को कायम करने की तरफ बढ़ रहा है। और वास्तविकता है कि अभी सिर्फ इन चंद दिनों में ही जो तथ्य आ रहे हैं कि 1 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में चीन ने सारी दुनिया में लगभग 400 खरब मास्क की आपूर्ति की है। आज कोरोना से लड़ने के लिए जितने प्रकार के
मेडिकल एपरेटसेस की ज़रूरत है, उनका अधिक से अधिक हिस्सा चीन से आ रहा है। तो यह जो परिस्थिति कैसे पैदा होती है, इस बात को सारे डिप्लोमेसी के जगत में भी लोग देख रहे हैं कि खुद अमेरिका ने अपने को इस नेतृत्वकारी स्थिति से हटाया है। खुद उसने, ट्रंप ने दुनिया की जिम्मेदारी लेने से अपने को मुक्त कर लिया बहुत शुरू में ही, और कहा कि हम तो सिर्फ अमेरिका पर ही केंद्रित रहेंगे। उसका पूरा रवैया, जिसकी वजह से आज के इस वैश्वीकरण के युग में फिर से एक बार राष्ट्रवाद की लहर चली थी। तो ये जो स्थिति है, उल्टा जो है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के कंपटीशन चीफ मार्गरेट वेस्टेजर ने एक बयान देकर के कहा है कि बहुत सावधान हो जाने की ज़रूरत है। सभी राष्ट्रों को अपने प्रमुख जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज जो है उसमें अपनी मिल्कियत को मजबूत करने की ज़रूरत है। अन्यथा यदि इस पर असावधानी बरती गई तो इन सब उद्योगों पर चीन का कब्जा हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में भी जो FTI में जो नया परिवर्तन किया गया है, उसके पीछे भी इसी प्रकार का कोई एक सोच काम कर रहा है कि कैसे चीन के आर्थिक साम्राज्य के प्रसार को रोका जाए। ये जो परिस्थिति जो है कि जबकि दुनिया जान रही है कि आज भी तमाम मतलब दुनिया पर जकड़बंदी के मामले में चीन अमेरिका के आसपास भी नहीं है। गूगल, नेटफ्लिक्स, ये जैसी कंपनियां जो वास्तव अर्थों में सारी दुनिया के लोगों के मस्तिष्क पर राज कर रही है, वे सब अमेरिकी कंपनियां हैं। सारा उन्हीं का विस्तार है। आज भी जगह जगह उन्हीं की सबसे ज़्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन उनके हैं, उनकी पूंजी लगी हुई है, और सारी दुनिया में पैदा होने वाले मुनाफे का अधिकांश घूम फिर करके अमेरिका चला जाता है। इसके बावजूद जो है अभी से इसको लेकर के भारी चिंता व्यक्त की जा रही है। वो इकोनॉमिस्ट अपने सारे लुब्बे लुबाब में जो कहता है अंत में एक जगह कि यह जो परिस्थिति जो है, यह दिस इज़ नॉट ए कंफर्टिंग प्रोस्पेक्ट। यह कोई सुख देने वाली ये सरल इस परिस्थिति नहीं है। भविष्य बहुत आरामदेह नहीं है। द ट्रम्प, और फिर लेकिन इस बात को सब स्वीकारते हैं कि मिस्टर ट्रम्प बियर्स ए लॉट ऑफ ब्लेम फॉर दैट। फॉर चाइना टू रीइंफोर्स सच bleak vision of superpower behaviors would not be a triumph but a tragedy। वो चाइना के बारे में ये भी कहते हैं कि यदि वो एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है तो यह उसके लिए कोई बहुत बेहतरीन स्थिति नहीं होगी, बल्कि अंततोगत्वा एक ट्रेजेडी साबित होगी। हम इस विषय को इसलिए यहाँ खास तौर पर उठा रहे हैं क्योंकि यह असल में ये एक खास प्रकार का नज़रिया है। पश्चिम के बुद्धिजीवियों का एक खास प्रकार के परिवेश में खास प्रकार की चिंताओं के बीच उनका विकास हुआ है, और वे हमेशा उसी प्रकार से सोचते हैं। वह जो शीत युद्धकालीन जो सोच कि किस प्रकार से समाजवाद को रोका जाए, किस प्रकार से उनके वर्चस्व को कम किया जाए, और तमाम चीज़ों को जो है उसी पर्सपेक्टिव में देखना, ये उनकी आदत है। इससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि जिस समय में 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई, तो उसके बाद ही जब लेनिन से चर्चा कर रही थी कि आप विश्व क्रांति को किस प्रकार से देखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि यदि आज कोई विश्व क्रांति होती है तो आज की परिस्थिति में उत्पादन के मामले में और जनतांत्रिक मूल्यों और संस्कृति के मामले में भी
अमेरिका जिस प्रकार सबसे आगे नज़र आता है, तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो एक नए समाजवादी विश्व का नेतृत्व भी उसके हाथ में हो सकता है, और उसका होना स्वाभाविक है। कहने का मतलब है कि समाजवादी नज़रिया हमेशा एक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर के चलता है। वहाँ पर इस प्रकार के संकीर्ण राष्ट्रीय स्वार्थों की सबसे कम जगह है। यह बात दूसरी है कि जब चुनौती पैदा होती है, जब रूस को ही साम्राज्यवादी दुनिया के देशों ने घेर के रख लिया था, और जब ये जब साफ दिखाई देने लगा था कि विश्व क्रांति नहीं होने जा रही है, तो लेनिन को ये कहना पड़ा था कि ठीक है, हम एक देश में ही समाजवादी क्रांति को सफल करेंगे, और उसके बाद जो है वो एक क्रमिक प्रक्रिया में यदि दुनिया के लोग समझेंगे तो वे दुनिया में एक दूसरे रूपांतरणकारी आंदोलन की दिशा में बढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि इस प्रकार का एक समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद, यह किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी, किसी भी समाजवादी सोच के हमेशा परिप्रेक्ष्य में रहा है। और चीन का आज का जो रवैया, यदि कोई उस समाजवादी सोच के परिप्रेक्ष्य से परिचित होगा तो वो उससे जोड़ करके बहुत अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या कर सकता है। पिछले दिनों चीन ने जब अपना एक प्रस्ताव दिया था सिल्क रूट पर बोल्ट का, तो उस समय भी शी जिनपिंग ने इसी प्रकार के एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एक दूसरे के देशों को आगे बढ़ाने का एक पूरा प्रस्ताव दिया था। साफ कहा था कि हम किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन एक वैश्विक सहयोग दुनिया के देशों के बीच में होना चाहिए। तो यह जो पहलू जो है कि उस समय में जब हम रूस की बात कर रहे हैं, तो लेनिन ने कहा था कि अमेरिका से सीखने की ज़रूरत है। उनके ख़ास तौर पर उत्पादन के मामले में जो टेलर सिस्टम, जो असेंबली लाइन सिस्टम, कहा था कि उसे अपनाने की ज़रूरत है। प्रबंध की वो वैज्ञानिक पद्धतियाँ जिससे हम अपने देश के उत्पादन को तीव्रता दे सके, उसे अमेरिका से सीखने की ज़रूरत है। तो ये जो पहलू जो है कि एक खुलापन, कि जो जहाँ मनुष्यता ने जो उपलब्धि हासिल की है, उन सब उपलब्धियों को अपने साथ लेकर के चलने का खुलापन, जो समाजवाद की सबसे बड़ी विशेषता है, उसे न समझना और हमेशा संकीर्ण राष्ट्रीय स्वार्थों और संघर्षों के नज़रिए से वर्चस्व कायम, अन्य पर वर्चस्व कायम करने, जो कमज़ोर है उन्हें दबाने की मानसिकता के साथ सोचने कि ये जो राजनीति और कूटनीति, खास तौर पर जो पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को जिससे आप हमेशा परिभाषित कर सकते हैं, वो कभी इस पर्सपेक्टिव को अपना नहीं सकती है। इसीलिए यह जो आज जिस प्रकार की तिरछी नज़र का जो पश्चिमी जगत, पश्चिमी बौद्धिक जगत चीन के बारे में जो परिचय दे रहा है, हम तो कहेंगे कि इसी तिरछी नज़र से उनके चरित्र को पकड़ने की ज़रूरत है। फ्रायड की एक बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। फ्रायड कहते हैं कि जब किसी भी मनोरोगी के उसके अपने सच को पकड़ने की ज़रूरत होती है, तो हमेशा वो जिस प्रकार की पेचीदा और तिरछी कल्पनाएं कर रहा है, उनके जरिए उसकी नैसर्गिकता की पहचान करने की ज़रूरत होती है। कौन सी चीज़ें उसके दिमाग में फोरक्लोज्ड हो जाती है, किन चीज़ों जिन पर वो कभी सोच नहीं पाता है, किन चीज़ों का वो दमन करता है अपने विचारों में, और किन चीज़ों से अस्वीकार करता है, वे सारी चीज़ें जो है
उसकी उन तिरछी पेचीदा कल्पनाओं के अंदर से सामने आती है। और आज बिल्कुल जो परिस्थिति जिस प्रकार से इस कोरोना के संदर्भ में, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो ये सोचना ही अपने आप में बहुत दूर की बात है कि कोई चीन का वर्चस्व कायम होने जा रहा है, या लेकिन उस प्रकार का हुआ खड़ा किया जा रहा है। और ये सब पश्चिमी पूर्वाग्रहों के कारण से हो रहा है। हम नहीं समझते हैं। खास तौर पर मैं तो इसको बहुत भिन्न रूप में देखना चाहूँगा, क्योंकि हमारे सामने हमेशा एक अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समाजवादी परिप्रेक्ष्य रहता है, और हम किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी के आचरण को वर्तमान की चुनौतियों के सामने उसकी तमाम मजबूरियों के बावजूद इस रूप में देखते हैं कि वह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीयतावादी भाईचारा, एक प्रकार की एकजुटता, सरवारा की एकजुटता, दुनिया के मजदूर वर्ग की एकजुटता, इसको ध्यान में रखते हुए वो किसी न किसी रूप में अपनी नीतियों को निर्धारित करता है। और इसी को समझने के कारण से हम जिन चीज़ों में पश्चिमी पूंजीवादी बुद्धिजीवी नकारात्मक रुझानों को देख रहे हैं, हम बिल्कुल उससे भिन्न बहुत सी सकारात्मक चीज़ों को देख पा रहे हैं। जो देखेंगे वे समझेंगे कि यह चीन का कोई ऐसा परोपकारवादी रवैया नहीं है जो जिसको कहते हैं, पहले कहते थे कि फ्रॉम एड टू कॉलोनियलिज्म, मदद के जरिए अपने उपनिवेशों का विस्तार, उस प्रकार का कोई रवैया हम नहीं देखना चाहते। बहरहाल आगे की परिस्थितियाँ चीज़ों को और स्पष्ट करेगी। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।